नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं एक साईएस हूँ। भाई साहब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ कौशल के बारे में, स्किल के बारे में और दक्षता के बारे में। लंबे समय से विभिन्न कारणों से हमारे समाज में विज्ञान और किताबी ज्ञान को ज़्यादा ही श्रेष्ठ माना जाता रहा है और विज्ञान और किताबी ज्ञान से हमारा आत्मविश्वास तो ज़रूर बढ़ता है, लेकिन जो इसके श्रेष्ठ होने का दंभ है वह क्या सही है? एक कहानी याद आती है। एक बार कोई एक ज्ञानी पुरुष नाव से नदी पार कर रहे थे और कोई नाविक उस नाव को चला रहा था। उस ज्ञानी ने नाविक से पूछा, भैया आपने गीता पढ़ी है? उसने कहा नहीं। तो क्या आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो? नाविक ने कहा, हाँ भाई मैं तो नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद नदी में बाढ़ आई और नाविक ने उस ज्ञानी से पूछा, भैया आप तैरना जानते हो कि नहीं? लेकिन वो ज्ञानी पुरुष तैरना नहीं जानते थे और उसके आगे क्या हुआ आप समझ सकते हैं। जीवन जीने के लिए जो कौशल हमें चाहिए, जीवन यापन के लिए जो दक्षता चाहिए, या समाज को बढ़ाने के लिए या समाज को मजबूत करने के लिए जिन दक्षताओं की आवश्यकता है, वो किसी भी प्रकार दूसरे ज्ञान से कम नहीं है। लंबे समय से हम किताबी ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते रहे और दूसरे प्रकार के कौशल को हम हीन भावना के साथ देखते रहे। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद हमें वाइट कॉलर जॉब की दीवानगी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और हम स्कूल कॉलेज और इस तरह के ज्ञान को, किताबी ज्ञान को भी कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगे। जिसके पास स्किल है, कोई हुनर है या कौशल है, हम सामान्यतः पाते हैं उसको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता है। ये समस्या उनमें ज़्यादा है जो वाइट कॉलर जॉब के आकांक्षी हैं। अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत का योगदान विश्व व्यापार में लगभग 25% था, लेकिन जब किसी हम उस समय के उद्योगपति या ऐसे बड़े व्यापारी की बात करें तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः उस समय अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पे जाना जाता था, न कि जातियों के आधार पर। यह तो अंग्रेज़ों का सर्वेक्षण था जिसने जातियों में समाज को बांटा और सर्वेक्षण के चक्कर में सरनेम की परंपराएं चल पड़ी। जब हमारे देसी और घरेलू उत्पाद हजारों लाखों घरों में उनका उत्पादन होता था, तब हम सभी उत्पादक थे, मजदूर नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद एक तरफ तो उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को नष्ट किया कई प्रकार के रोक लगा के, और कुछ बड़े उद्योग उन्होंने लगाए और बड़े उद्योग आए तो हमारे उत्पादक मजदूर बन गए और मजदूर बनते ही उनका शोषण और मजदूरी से जुड़ी मजबूरियां भी उनके सामने खड़ी हो गई। दूसरा, वाइट कॉलर जॉब का भी एक वर्ग खड़ा हो गया और फिर इन उद्योगों के साथ कुछ नाम भी देश में आने लगे कि बड़े उद्योगपति भी देश में आ रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज जा रहे थे भारत छोड़कर विभिन्न कारणों से, तब विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी सिर्फ 3% रह गई थी, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान के आधार पे जो हमारे उत्पाद बन रहे थे और उत्पादन का एक बहुत बड़ा आधार था, वो नष्ट हो चुका था। हमारे लोग
अब कौशल और दक्षता खोते जा रहे थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने भी जब हमारे मंदिर ध्वस्त किए थे तब भी एक अलग प्रकार के कौशल समाप्त हुए थे। क्योंकि जब मंदिर ध्वस्त हो रहे थे तो नए मंदिरों का बनना रुक गया था और मंदिरों का विज्ञान, मंदिरों के वैज्ञानिक और मंदिरों के कुशल कारीगर अब चूंकि उनके पास काम नहीं था तो वर्ग ही समाप्त हुआ, जिसके साथ वो कौशल भी समाप्त हुआ। 2-2 हज़ार साल, 3-3 हज़ार साल पुराने ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जिसकी पहली को और जिसके कौशल और जिसके सिविल इंजीनियर को समझना आज भी हमारे लिए मुश्किल है। और ये तब बने थे जब यूरोप के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भारत की शक्ति हमारे कौशल और हमारी दक्षता में ही रही है। हम जनजातीय समुदाय में भी देखें, वनवासियों में भी देखें तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक अगरिया जैसी जनजातियां जंग नहीं लगने वाले रस्ट फ्री आयरन बनाने की कला में माहिर रहे हैं। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसे कौन नहीं जानता, जो हजारों सालों से बिना जंग लगे अभी भी दिल्ली में खड़ा है। इस तरह के कुछ स्तंभ अलग अलग साइज के देश के विभिन्न हिस्सों में भी पाए जाते हैं जो हमारे पारंपरिक कौशल, दक्षता और ज्ञान के परिचायक हैं। सच कहें तो कौशल और दक्षता को श्रेष्ठता प्रदान कर और यह स्वीकार कर कि यह किसी अन्य ज्ञान से कम श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा करके ही हम अपने राष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार भाई साहब, पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।